हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से शानदार और बिंदास चल रही होगी। आज हम सेकंड एपिसोड कंप्यूटर क्लास का लेके आए, जिसमें हम आपको पिछले 20 साल विभिन्न एग्जाम में आए हुए टॉप 30 पीवाईक्यू कराते हैं। विश्वास करिए, क्वेश्चन के साथ जो भी डिस्कशन हम कराते हैं वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आप बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ चलिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ऑपरेशन मतलब फंक्शनल वर्क के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो डिजिटल कंप्यूटर तो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है और एनालॉग कंप्यूटर भी होता है। रिमोट ऑप्शनल के आधार पर कंप्यूटर का कोई प्रकार नहीं है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर ऑपरेशन के आधार पर कार्य करने के तरीकाओं के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, सीधा जवाब होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें हम भौतिक परमाणुओं को मापते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये एनालॉग क्या है, कंप्यूटर है। ये आप देख रहे होंगे जिसमें बाइनरी द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। 0 से 1 तक इसमें संख्याएं होती हैं, इसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और वहीं आप जहां एनालॉग और डिजिटल दोनों को शामिल कर लिया जाता है, तब हम उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ध्यान रखना, रिमोट जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना ऑपरेशन के आधार पर नहीं होता। ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का कोई प्रकार रिमोट नहीं होता है। तो पहले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। सबको पता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कह रहा है ये जो है अंग्रेजी गणितज्ञ, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। 19वीं शताब्दी में पहली बार मैकेनिकल कंप्यूटर या एनालिटिकल जो इंजन है इसकी कल्पना करने की डिजाइन किया था इन्होंने। आप देख रहे होंगे डायग्राम, उस समय कुछ इस तरह का है ना। एनालिटिकल करने के लिए एक इंजन तैयार किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए इनको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था। तो अयोवा स्टेट विश्वविद्यालय, कौन सा, अयोवा स्टेट विश्वविद्यालय था। कह रहा अयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एट नोसोफ और उनके छात्र किलफोर्डी वेरी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। कुछ इस तरह का बना था। कह रहा इस कंप्यूटर का नाम था एट नासॉफ बेरी कंप्यूटर। मतलब दोनों के नाम पर बेरी भी ले लिया और एट नासॉफ भी ले लिया। कह रहा है 1937-42 के बीच ये तैयार किया गया था। पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था। बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को क्या करिए, सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान रखना आप लोग, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की बात करें तो इसमें ये जो है ना अपोलो अंतरिक्ष मिशन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसके लिए अपोलो अंतरिक्ष मिशन के लिए इसका प्रयोग किया गया था और ये एजीसी का उपयोग करके अपोलो कैप्सूल और लूनर मॉड्यूल को मार्गदर्शित करने के लिए किया गया था। कह रहा छोटे आकार का था, कम वजन का था, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, आपको इनमें से क्या करना है, मैचिंग करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये मैं आपको देखूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना, लैपटॉप का प्रयोग किया गया था। किसका, लैपटॉप का प्रयोग किया गया था। कह रहा है डिजिटल सूचना क्या होती है, तो ये ध्यान रखना, डिजिटल सूचना वह डेटा होता है तो 0 और 1 बाइनरी के रूप में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। कह रहा है डिजिटल सूचना संग्रहण हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, लैपटॉप और कंप्यूटर आदि में देखने को मिलता है। लैपटॉप क्यों सही उत्तर है। कह रहा लैपटॉप एक डिजिटल डिवाइस है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, इक्विपमेंट्स आदि को डिजिटल रूप में हम क्या कर सकते हैं, संग्रहित इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। विश्वास रखिए यहीं इसी के आसपास से आपके आने वाले जो संभावित क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे। तेरा कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो यही डेटा का संग्रहण करना, इकट्ठा करना, डेटा का भंडारण करना और प्रसंस्करण करके पुनः प्राप्त कर देना, ठीक है ना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कह रहा है डेटा को सुरक्षित और संग्रहित करता है, डेटा पर गणना करता है और तर्क लगाकर परिणाम निकालता है और आवश्यकता पड़ने पर डेटा को पुनः क्या कर देता है, पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये किसका काम है भाई, तो ये कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सूची लगाइए। तो सूची में ध्यान रखना पहले का तीसरा हो जाएगा। पहले का वैक्यूम ट्यूब, पहली क्या है, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता था। क्या, वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता था।
अगला कह रहा है दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर मिलता था, मैंने आपको बताया भी था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर देखने को मिलता था। और तीसरी जनरेशन में सर्किट एकीकृत, सभी सर्किट को एक जगह मिला करके बनाया गया था। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का प्रयोग किया गया, बड़ी पैमाने पर जो चिप्स हैं वो चिप्स देखो इस तरह की। देखो ये पहली पीढ़ी में वैक्यूम, इस टाइप का वैक्यूम लगाया जाता था 1940 से 56 तक के बीच। दूसरी जनरेशन सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे उनमें इस तरह का ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, आकार छोटा किया गया, कम बिजली खपत, गति में विश्वसनीयता वृद्धि की गई। तीसरी जनरेशन में देखो एकीकृत सर्किट लगाए गए इस तरह के, और आकार छोटा हो गया और गति बढ़ गई, ठीक है ना, लाइट कम खाने लगा। चौथी जनरेशन में देखो इस तरह से माइक्रो चिप लगाई गई 1971 से आज तक। तो ये अति उच्च गति और क्षमता बहुत छोटे आकार की होती हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी टेक्नोलॉजी में आकार कम होता गया और स्पीड ज़्यादा बढ़ती चली गई। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटने और समस्याओं का उत्तर गिनती करने के लिए प्राप्त किए जाता है। तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वास्तविक संख्याओं से निपटने के लिए और समस्याओं का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। बाइनरी आपको पता है दो संख्याएं होती हैं 0 और 1, इनका प्रयोग किया जाता है बाइनरी में। कह रहा है गणना द्वारा समाधान, तो डेटा की गिनती करना और तर्क द्वारा उत्तर प्राप्त करना। सटीक एवं विश्वसनीयता मतलब परिणाम बहुत ही सटीक और विश्वसनीय। प्रयोग कहाँ पे होगा, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, सर्वर आदि में इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने, प्रक्रिया करने के लिए वोल्टेज या निरंतर मानों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी। तो चुंबकीय ड्रम था इसमें, क्या था ध्यान रखना, पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब जिसे हम कहते थे, चुंबकीय जो ड्रम था उसका प्रयोग हम जो है मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में करते थे। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता होगा, चुंबकीय ड्रम देखो इस तरीके से था, और इस पर चुंबकीय पदार्थ की क्या होती थी, कोटिंग, ये धातु का बना होता था। कह रहा डेटा बाइनरी के रूप में 0 से 1 का प्रयोग करता था और मैग्नेटिक हेड द्वारा पढ़ा जाता था। क्षमता बहुत कम होती थी और गति बहुत धीमी होती थी इनकी। ये 46 से 56 के समय की पहली जनरेशन के क्या हैं, कंप्यूटर हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर कहूँ तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के एक एक उदाहरण दीजिए। तो कीबोर्ड और मॉनिटर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के रूप में और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा निर्देशित करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर। ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, इनके माध्यम से हम सीपीयू में और मॉनिटर में क्या करते हैं, डेटा देते हैं। आउटपुट में क्या होता है, इनके माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम दिखाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइस हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सभी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब जो है इनपुट डिवाइस हैं। और ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। ये पता होनी चाहिए, डायग्राम देख करके ही आपको एकदम से क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण क्रांति घटी। तो इस समय IBM PC का परिचय किया गया था। IBM PC जो डी आंसर है इसका परिचय किया गया। तो ये IBM PC क्या था, तो ध्यान रखना ये 1981 के दशक में आया था, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। पहला पर्सनल कंप्यूटर था, ये ध्यान रखना। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर जो बनाया था वो IBM PC 5150 पेश किया था। ये देख रहे हैं आप इस तरह का। कह रहा है PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत, इसमें इंटेल 8088 प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है ना। कह रहा IBM एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और उसके प्रवेश ने PC बाजार को बेहतर दी। कह रहा IBM कंफर्टेबल PC का एक विशाल बाजार था। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके सामने, ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक कौन से हैं, तो एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये मुख्य घटक हैं किसके, कंप्यूटर सिस्टम के। हार्डवेयर क्या होते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, जैसे CPU है, जैसे स्पीकर है, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ठीक है ना, स्पीकर हैं, स्कैनर हैं, ये सब जो है ना, जो आपको भौतिक रूप से छू के देख सकते हो, ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो वेब ब्राउजर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, जो एप्लीकेशन होती हैं, वो सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रोसेसिंग जो सिस्टम होते हैं वो सब किस में आते हैं भाई, वो सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये एकदम पता होनी चाहिए, यानी आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो कह रहा बाइनरी 1110000 1111111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। देखो इस तरीके से आपको निकालना है।
पहले ए का मतलब है 10 की पावर, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये कितने नंबर ध्यान रखना, पहले का मतलब है मैं अगर गिनूँ तो यहाँ ये 11 नंबर बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर हैं ये, ठीक है ना। तो मैं इनको, ये 12 हैं या 11 हैं, एक बार देखिए आप लोग, ये 11 नंबर हैं, ठीक है। तो मैं 10 से स्टार्ट कर दूंगा, 10 की पावर से, 12 होते तो 11 से करता। तो देखो, एक को लिखूंगा 2 की पावर 10, इसे लिखूंगा 2 की पावर 9, इसे 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 6, 2 की पावर 5 4 3 2 1 और 0 तक ले जाऊंगा इसे। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये बैठेंगे इतने, जब इनको मैं ऐड करूंगा तो ये 1807 बैठेंगे, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा। अभी तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ये 0 से 1 के बीच होता है, 1807 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी अंक होंगे ना, उससे एक कम से घात लगाना 2 की स्टार्ट कर दो, तो मान आपका निकल के आ जाएगा। कह रहा बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो देखो कितने हैं, ये 4 ही तो हैं, तो यहाँ से 3 से स्टार्ट कर दो, एक कम, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 अब इनको सबको काउंट करो तो ये कितने बैठ रहे हैं, गिनिए इनको, 8 और 4 12, 12 और 3 कितने हो गए, 12 और 3 15, ठीक है। तो कह रहा देखो, ये जो 2 की पावर 2 है ना, ये 2 की पावर का मान 4 होता है, 1 का गुणा करेंगे इसमें 0 का गुणा करेंगे, न्यों का तो करते चले जाएंगे। देखो वहाँ भी यही करना है। अब ये जो मान है ना, इसमें 8 एकम 8, 2 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 का 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 0, 1 का 1 में करोगे तो भैया 1 आ जाएगा। तो काउंट करोगे तो ये 11 बैठेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना। देखो ये हमने यहाँ किया, इसका 1 में, इसका 1 में किया, नहीं किया, तो यहाँ भी किया, तो ये 0 बन जाएंगे, इसका 0, ये 0 बन जाएंगे सब, ये क्या बन जाएंगे, यहाँ तक 0, तो ये सब 0 बना दिए थे। क्योंकि इनका गुणा जब आप 0 में करोगे, ये पावर में ले जाओगे 2 की में, जितने भी अंक हैं उससे एक कम को 0 तक, और उसके बाद इनमें क्या करोगे, आप गुणा करोगे, तो वो मान निकल के जो आएगा, जो 0 बन रहा है उसे हटा दो फटाफट से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। दोनों सवाल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगला तीसरा चाहो तो ये भी समझ सकते हो, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण किया जाता है। तो आपको पता है बाइनरी के रूप में किया जाता है भंडारण, और बाइनरी में 0 और 1 का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता है, ये सब मैंने आपको बताई दी है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह का अगर कोई बाइनरी का सवाल आता है तो आप लोग बड़े आराम से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटर माउस का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था। डगलस एंगलबर्ट, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कह रहा है इसका पेटेंट अमेरिका में 17 नवंबर 1977 को करवाया गया था, 1970 को। कह रहा आयोजित पहली सार्वजनिक डेमो सन 1960 में किया गया, पहला प्रयोग 1973 में किया गया माउस का, ये ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करना बेहद जरूरी है, पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहा कैसे द्विआधारी सक्रिय बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 1 होगा, किसका होगा। तो देखो ये इन्हें लो, या इसे इससे इसे घटाओ, इसमें से ये जो दे रखा है, तो आप यहाँ नीचे क्या करते चलोगे, आंसर निकालना है अगर आपको कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो दशमलव की वैल्यू को देखना है आपको। कह रहा बाइनरी संख्या में केवल 0 1 का प्रयोग किया जाता है, 2 बाइनरी संख्या का जोड़ और घटाव जैसी गणितीय क्रियाएं इसमें की जाती हैं। तो यहाँ जब आप दशमलव वैल्यू तक लोगे तो ये 37 आएगा और ये 21 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 58 वाला, मतलब ये वाला एकदम करेक्ट बैठ रहा है, जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला किस में है, बी में है, देखो इसमें, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी मैच नहीं खाएगा तो आंसर बी होगा इसका, ये ध्यान रख लेना। इसके साथ ही अगला देख लो। अगला कह रहा भैया द्विआधारी प्रश्न में 101011 देगी, द्विआधारी संख्या प्रणाली क्या होगी। तो इसका आंसर बी होगा, आप लोग करके देखना एक बार, इसका आंसर क्या हो जाए। देखो यहाँ मैंने करके दिखाया है, आप लोग देख सकते हो। ये आपने 12th में चैप्टर पढ़ा था लास्ट वाला, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। जो ये जो बाइनरी है ना, वहाँ फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। तो 1101, क्योंकि 1 और 0 ही यूज किए जाते हैं और कोई यूज नहीं किए जाते। बाद बाकी ये 3 4 और 5 ये सब कट जाएंगे, और सी इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1010 का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा दशमलव संख्या 147 के समतुल्य बाइनरी है। तो आप लोग करके देख लो, सॉल्व हो जाएगा, पता चल जाएगी आपको कौन 147 के समतुल्य है इनमें से, ठीक है ना। तो देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 147 के समतुल्य है, ए वाला जो आंसर होगा। तो आप सॉल्व करके देखना, ये मैंने बता दिया बाकायदा यहाँ आपको, ठीक है। 2 करके ये 147 73 36 18 9 4 2, देखो एक एक कम होता चला जा रहा, नहीं होता चला जा रहा, यहीं से आप देख लो, ठीक है। और ये 147 का जो मत कर देना, 173.5 नहीं, 0.5 को हटाइए, जो बचता है पूर्ण रूप से उसे लिखते हैं, उसका आधा, सबका आधा लिख रहे नहीं लिख रहे। ये मैंने पूरी बाइनरी यहाँ लिख ली और इन सब का वो कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, और नीचे से ऊपर, आप नीचे से ऊपर पढ़ेंगे इसको पूरा, ठीक है। तो कह रहा दशमलव संख्या 147 का बाइनरी 10010010 होगा, ठीक है।
तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, तो बेस 2 संख्या प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस 2 संख्या प्रणाली भी इसे कहते हैं। जीरो से 1 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसका बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 ही अंक होते हैं। प्रत्येक बाइनरी अंक को बिट, इसे बिट भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या बिट कहते हैं। कह रहा कंप्यूटर तथा मशीन सिर्फ इन्हीं 2 अंकों को समझता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि संभावित क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। अगला कह रहा है बाइनरी नंबर में प्रयुक्त किए जाने वाला विशिष्ट प्रतीकों की संख्या होगी, तो 2 होती है। विशिष्ट प्रतीक कितने होते हैं, जो 0 और 1, आपको पता 0 और 1 ये 2 ही प्रतीक होते हैं। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, जो अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो ये गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, सबको अगर आप एनकोड करोगे तो 6 बिट की आवश्यकता होती है। कितने की, 6 बिट की आवश्यकता होती है। ये मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाई दिया, क्या मतलब है इसका एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर आपने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से आप इसे समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है तो अगला है, कह रहा डिमोर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक नंद गेट एक बबल्ड गेट के तुल्य होता है। तो इसमें और गेट जो दे रखा है इसके तुल्य होता है, इसके और गेट के। ये आपको फिजिक्स वाले जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं अच्छे से। यहाँ में एमसीक्यू करा रहे हैं, इसीलिए इसको सॉल्व कराने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बाद बाकी मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है, आप चाहो तो इससे आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। बाकायदा मैंने एक एक चीज़ आपको दे दी है। ठीक, अगला कह रहा संख्या 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 का एक कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होगा। तो इसमें ये आपको पहला आंसर दिख रहा है, यही होगा इसका पूरक। क्या होगा देख लो, ये सब इसमें दे रखे हैं और किसी में नहीं। ठीक है भाई, तो ये पूरक होगा। ठीक है, 1 1, देखो यहाँ से देख लो आप चाहो तो कॉम्प्लीमेंट निकालने की प्रक्रिया ये आप देख रहे होंगे। देखो 0 तो 1 1 1 ये हो गया, 1 0 0 0 हो गया है या नहीं। देखो अगला 0 0 का 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके विपरीत, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये और इसके विपरीत। देखो जब निकालोगे तो आपको ये निकल के आएगा। और देखो ये कौन सा है, ये वाला आंसर, और ये किसका निकल के आया, इसका निकल के आया, मतलब इस वाले का। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, उसके विपरीत। ठीक है, ये कहना चाह रहा बाइनरी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं। तो भैया इसको कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी मूल संगणना इकाई को कोर कहते हैं। कह रहा सीपीयू की मूल संरचना इकाई कोर कहलाती है। यह सभी निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होती है। सीपीयू की बात करूं तो इसमें एएलयू, सीयू, रजिस्टर और कोर ये इसके पार्ट होते हैं। कह रहा कोर की भूमिका, कह रहा है इसे निर्देशों को प्रोसेस करता है, गणना एवं लॉजिक ऑपरेशन करता है, प्रोसेसर की स्पीड और परफॉर्मेंस को क्या करता है, निर्धारित करता है। क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई कोर कहलाती है और ये सभी निर्देशों का क्या करती है, संपादन करती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो भैया कह रहा है प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए तैयार है, लेकिन सीपीयू आवंटित होने की क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखें न्यू, रेडी, यहाँ से रनिंग, फिर टर्मिनेट कर सकते हो आप लोग, रनिंग पे से ही वेटिंग ब्लॉक में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप बेसिक सी चीज़ें क्या कर लेना, पढ़ लेना, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, इन्हें जानना आपके लिए क्या है जरूरी, एक बार इनको स्टडी कर लेना। ये आए हुए क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड टॉपिक दे रखे हैं, जो अब उनमें से जो टॉपिक दे रखे हैं डिस्कशन के साथ उनमें से पूछे जाने का पूरा चांस बनता है। कह रहा मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर क्या रखता है। तो मेमोरी संग्रहित या पुनः प्राप्त किया जा रहा मान क्या किया जाता है, इसमें रखा जाता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। जो मेमोरी में संग्रहित होता है ना, या डाटा दोबारा से प्राप्त किया जाता है, उसको मेमोरी डेटा रजिस्टर में रखते हैं, एमडीआर में रखते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, ये है एमडीआर, यह अस्थायी भंडारा होता है, सीपीयू से पहुंचता है। ठीक है, या मेमोरी से आने जाने वाली चीज़ें इसमें रखते हैं। एक एक चीज़ मैंने आपको इसकी विशेषता को भी क्या कर दिया है, डिस्कशन कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हो इसे। कह रहा कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। टाइपराइटर, टैब, मॉनिटर या कंप्यूटर। तो ऐसा काम तो कंप्यूटर का ही है, इसका काम है भैया, तो ये काम कंप्यूटर का है। ठीक है, कह रहा कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त करने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, इसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी दे रखा है, तो आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो कंप्यूटर का काम यही होता है कि पूरे प्रोसेस को क्या करना,
कंट्रोल करना, डाटा को पुनः प्राप्त करना। तो इसी के साथ आप लोग बताना मुझे क्लास कैसी लगी। नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।